जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 के लिए SST का एक महत्वपूर्ण सेशन जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आज हम SST का क्लास 6 में हिस्ट्री का क्लास लेंगे, जिसमें संपूर्ण NCERT का हमने निचोड़ लिया है और संपूर्ण इतिहास के प्रश्न लिए हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान के पेपर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये। तो दोस्तों, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें 60 में 60 अंक लाने के लिए हम प्रयास करेंगे कि हर प्रश्न आपको सटीक तरीके से उसका आंसर पता चले और आप SST में 60 में 60 अंक लेकर आएँ। तो दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं बार बार यही कहूँगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्रश्नों को अच्छे से देखें और समझें। SST का महत्वपूर्ण सेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं और वीडियो को देखें अंत तक। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं एक बार और कहूँगा कि हमने बहुत सारी SST की प्लेलिस्ट बना रखी है। SST की प्लेलिस्ट, उसको जाकर देखें, उसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को डिस्कस किया है। सभी वीडियोज़ हमने कम से कम 50 वीडियोज़ बनाए हैं SST के। SST का सेशन देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ को देखें और आप सभी के लिए सीटेट परीक्षा के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले? सही विकल्प का चुनाव करें। देखिए, गेहूं और जो जैसी फसल थी, गेहूं और जो हमारे यहाँ पर होती है, उसको सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? देखिए, नीलगिरी हिल्स में, गारो हिल्स, मालाबार हिल्स, सुलेमान और किर्थर हिल्स। तो देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, सुलेमान और किर्थर हिल्स। कौन सा? सुलेमान और किर्थर हिल्स। ऑप्शन चौथा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो देखिए, यहाँ पर समझते हैं दूसरे प्रश्न को कि किसने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं। तो ये बात तो गलत है। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान नहीं होते हैं। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई छोटा, किसी की आंखें छोटी होती हैं, तो ये सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयासों में से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। ये भी बात सही नहीं है। तो यहाँ पर केवल कि मानव जाति जीवन के अंत चक्रों से गुजरते हैं, ऐसा नहीं है। सभी जीव गुजरते हैं जीवन के अंत चक्रों से। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, सामाजिक विशेष अधिकार किसी का जन्म का परिणाम नहीं है। देखिए, समाज के जो विशेष अधिकार होते हैं वो किसी के जन्म के परिमाण नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? तो ये बात हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक विशेष अधिकार का जन्म का परिणाम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। देखिए, 1919 में जो हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित था वो किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? तो देखिए, उस समय शादी की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई थी? वो रखी गई थी हमारी तीसरा ऑप्शन में 18 वर्ष और 16 वर्ष। यानी 18 वर्ष किसकी रखी गई थी? बॉयज़ की रखी गई थी, और 16 वर्ष किसकी रखी गई थी? गर्ल्स की रखी गई थी। तो ये 1939 की बात हो रही है, उस समय रखी गई थी। लेकिन अब बढ़ाकर 21 वर्ष लड़के की कर दी गई है और 18 वर्ष लड़की की, अब बढ़ा दिया गया इसको। लेकिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, 18 वर्ष तथा 16 वर्ष, क्योंकि 1929 में पूछा है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था और उस समय उम्र कितनी रखी गई? तो 18 से 16 वर्ष। 18 वर्ष लड़के की और 16 वर्ष लड़की की। लेकिन अब 21 वर्ष लड़के की है और 18 वर्ष लड़की की। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए, गलत विकल्प की बात हो रही है। तो यहाँ पर पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, यानी जहाँ पर विधवाएं रह सके। तो देखिए, अगला है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विमर्श किया था। तो यहाँ पर
ये बात देखिए, दूसरा ऑप्शन है वो हमारा राइट है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद करते हैं। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, ये बात भी सही है। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था, ये बात भी हमारी सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, गलत प्रश्न पूछा है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने विधवा गृह की स्थापना नहीं की थी, ये बात गलत है यहाँ पर। तो राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। देखिए ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीटेट की पूछा जाता है। इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। तो देखिए उदाहरण कौन सा नहीं है। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, यहाँ पर स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना। तो देखिए ये बात हमारी क्या है, तीन ऑप्शन जो हमारे नीचे वाले हैं ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यहाँ पर ये बात सही कही गई है। और यहाँ पर क्या है, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती है, तो ये बात क्या है, गलत है। यहाँ पर तो गलत ही बात पूछी गई है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत प्रश्न पूछा, उदाहरण नहीं है। ये पूछा गया कि उदाहरण नहीं है, तो नेगेटिव आंसर हमारा पूछा गया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला 6 नंबर प्रश्न है कि जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए गलत कथन यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर गलत कथन क्या है, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। ये बात यहाँ पर सही बात पूछी गई है, तो यहाँ पर कम जानकारी दी है। अगला पढ़ेंगे, अधिकांश जनजातियाँ समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। ये बात सही है। जनजातीय समूहों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, ये बात भी सही है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है, ये बात सही है। तो देखिए बहुत कम जानकारी दी है, ये बात हमारी गलत है, तो यहाँ पर गलत ही कथन पूछा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है समकालीन इतिहास में, तो ये बात हमारी गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला देखिए, पेरिया पूर्णम ये क्या है, एक तमिल कृति है, पेरिया पूर्णम। तो इसमें किसके बारे में जानकारी देती है, ये सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में, या राजाओं और रानियों के बारे में, या फिर विद्वानों और कवियों के बारे में, या फिर साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। तो देखिए यही हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पेरिया पूर्णम कहाँ की है, तमिल कृति है ये, तमिलनाडु की। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है अदला बदली करना। क्या करना, अदला बदली करना होता है, इसका मतलब वस्तु विनिमय पद्धति अदला बदली। देखिए अदला बदली का मतलब होता है कि बिना पैसे की चीज़ लेना और देना। तो देखिए पहला यहाँ पर कथन है कि ये धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार हो है। ये वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता, तो ये बात गलत है, धन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है, ये बात ये भी गलत है। ये खर्चीली और समयावधि प्रक्रिया, ये बात भी गलत है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा, ये धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे, अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर होगा, कालीबंगा किस राज्य में है। कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा गुजरात में है, पंजाब में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर होगा राजस्थान। कहाँ पर है, राजस्थान में है। क्या है, कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। तो नेक्स्ट समझेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या होगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। देखिए ये है हमारा भीमबेटका। कौन सा है, भीमबेटका। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमरावती रांची नहीं है, भीमबेटका है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। गुरु के पास जाकर समीप बैठना, ये आरण्यक है,
पुराण है या उपनिषद है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखेंगे, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पर सही कथन की बात हो रही है। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल के रूप में पाए गए। देखिए महापाषाणों के विषय में कौन सी बात सही है? या फिर ये पत्थर के औजारों बनाने के लिए कच्चा माल का उपलब्ध कराते थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेतित थे। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, महापाषाणों का उपयोग। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? बकराकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली। तो देखिए कालीबंगा से, लोथल से, चनहूदड़ों से या हड़प्पा से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चनहूदड़ों से। कहाँ से मिली थी? चनहूदड़ों से। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 14 नंबर मिस हो गया। भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिली। तो देखिए हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में कहाँ पर मिली थी। तो पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में या जम्मू कश्मीर में। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर मिले थे? गुजरात में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? देखिए ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो ये बात सही है। जंगलों का विनाश हो गया, जंगलों का विनाश हो गया होगा। तो ये बात भी सही है, जंगलों का विनाश हो गया था। तो सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई थी। संभवतः नदियां सूख गई थी। ये बात हो सकती है कि नदियां सूख गई हों। सही व्याख्या का चयन करें। तो देखिए ये हमारे 3 कथन सही हैं और तीसरा हमारा क्या है? सी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो यहाँ पर पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो जो कथन गलत है उसको हटा देंगे, बाकी जो हमारे 3 ए बी डी राइट है। तो इसको देखेंगे ए बी डी किस में, और एक ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में क्या है? ए और बी डी, ये तीनों हमारे सही हैं। तो यही हमारा राइट आंसर होएगा ए बी डी, पहला ऑप्शन। अगला समझेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार सीटेट की परीक्षा में आ चुका है। यह दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है स्थित है। ये बात सही है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ स्थान है। ये बात हमारी बिल्कुल राइट है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये दोनों बातें हमारी सही है, इसलिए हमारा ए और बी दोनों सत्य है। ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, हम ये आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो देखिए ये बात कैसे जानते हैं कि पुराने समय में पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो ये बात हम कैसे समझेंगे? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से अभिलेखित है। ये बात गलत है। ये विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इसका वर्णन है। ये बात भी गलत है। उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। ये बात गलत है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले थे। ये यहाँ पर बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है। प्रशस्ति के बारे में गलत है। तो देखिए राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता है। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास को मूल्यवान स्रोत देते हैं। ये बात भी हमारी सही है। ये दोनों बातें सही है। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते थे। तो देखिए प्रशस्ति जो होती है, राजा की जो प्रशंसाएं होती थी वो स्वयं नहीं लिखते थे। ये बात हमारी यहाँ पर गलत है। राजा की प्रशंसा तथा उसका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। तो ये बात भी हमारी सही है। 3 ऑप्शन हमारे सही है और एक गलत है। तो देखिए गलत ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रशस्ति के बारे में क्या गलत है। तो तीसरा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि यही गलत है तो यही हमारा राइट आंसर है। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजा नहीं लिखते थे, उसके कवि लिखते थे, उनके कवि लिखते थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए प्राचीन हस्तलिपियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो देखिए समझेंगे। ये प्रायः ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी। तो देखिए प्राचीन जो हस्तलिपि थी वो ताड़पत्रों पर लिखी हुई थी, ये बात सही है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल के लिए मुख्य स्रोत हैं। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित हो गई। तो देखिए वे हस्तलिखित थी उसके बाद मुद्रित हो गई, ये बात यहाँ पर गलत कही गई है। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी, ये बात सही है। ए, बी और डी यहाँ पर सही है, लेकिन गलत कथन पूछा गया है तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो राइट हैं वो गलत हो जाएंगे, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित हो गई, ऐसा नहीं हुआ था। तो गलत कथन यहाँ पर पूछा है तो गलत है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। देखिए निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, शासन से है, राजनीति से है, शिक्षा से है, धन से है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी सीटेट की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उसको उन सभी को इस प्रश्न का आंसर जरूर पता होगा, और अगर नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इस प्रश्न का आंसर मैं अगले वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए समझ आया हो और अच्छा लगा हो, सारे प्रश्न अच्छे से डिस्कस हुए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। साथ में बेल आइकन प्रेस करना जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। दोस्तों प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा, उससे हमें हमारे पहले पुराने प्रश्नों को हमने पुराने वीडियो को जब बनाया है वो सारे वीडियो एसएसटी के दिए गए हैं, उन सभी को जाकर जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।